हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स कर पाएंगे जो भी फर्स्ट वीक में हमने पढ़ाए हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आप जान पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दो, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पी से, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईबीपीएस, पीओ मेंस में भी पूछे गए थे, आगे आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पढ़कर जाने हैं। हमने काफी इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, एमसीक्यूज के साथ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, मेंस एग्जामिनेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज के लिए क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। विच सबमरीन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू बोर्ड फॉर द डाइव्ड श्योरिटी? बात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में यात्रा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आईएनएस बख्शीर। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में एक सबमरीन है भारत की, आईएनएस बख्शीर, इसमें यात्रा की है। और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी इनके साथ रहे। कारवार नवल हार्बर कर्नाटका में ये सबमरीन बेस्ड है और वहीं पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गई और इसमें उन्होंने यात्रा की। जो भी सबमरीन क्रू है उनके साथ इंटरेक्शन भी किया। इसी तरह से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेकंड प्रेसिडेंट बन गई है भारत की जिन्होंने किसी सबमरीन में यात्रा की है। इनसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे यहाँ। आईएनएस बख्शीर ये 6th और फाइनल सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत इंडक्ट की गई है। In which Indian state was the 150th श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हेल्ड? श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है हमारे देश का और पंजाब में हुआ। ये 150वां एडिशन रहा श्रीदेवी तालाब टेम्पल जालंधर में। इसे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। 3 दिन का ये फेस्टिवल रहा और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो शहादत की एनिवर्सरी है उसको डेडिकेटेड रहा। बनारस घराना वोकलिस्ट पंडित छन्नू लाल मिश्रा, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई है। DRDO recently conducted the maiden flight test of which long range guided weapon system? DRDO ने हाल ही में किस लंबी दूरी की निर्देशित हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पिनाका LRGR। तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120, इसका पहली बार टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली रहा है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। मैक्सिमम रेंज जो है इसकी 120 किलोमीटर की वो इसने अचीव की है। इसको डिज़ाइन किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मेटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIA? NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, राकेश अग्रवाल। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA
के डायरेक्टर जनरल का पद दिया है सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल को। एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है क्योंकि जो अब तक डायरेक्टर जनरल थे सदानंद वसंत दाते, इन्हें इनके जो पेरेंट कैडर है उसमें भेज दिया गया है। एनआईए एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत में, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इसको बनाया गया था। विच आईआईटी डेवलप्ड एन एआई एजेंट AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, किस आईआईटी ने एआई एजेंट AILA विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जिसे हम कहते हैं, इसने एक एआई एजेंट जिसका नाम है AILA यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट को डेवलप किया है, और ये रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि ह्यूमन साइंटिस्ट कर सकते हैं उन्हें कंडक्ट कर सकता है। सिंपल चैट इंटरफेस इसका किसी भी चैटबॉट की तरह, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस इसको दे सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये उन इंस्ट्रक्शंस को कोड में कन्वर्ट करता है और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को भी ये कंट्रोल कर सकता है, रियल टाइम डिसीजंस ले सकता है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। National Highways Authority of India has signed MOU with which agency to strengthen quality control in national highway and infrastructure projects? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल टेस्ट हाउस। नेशनल टेस्ट हाउस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी कंट्रोल और थर्ड पार्टी टेस्टिंग को और मजबूत बनाया जा सके। तो जो नेशनल टेस्ट हाउस है ये एक रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी के तौर पर इम्पैनल्ड किया जाएगा NHAI के तहत। ठीक है, NHAI इसको सैंपल भेजेगा हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो भी मटेरियल का है, मटेरियल वगैरह के मटेरियल के टेस्टिंग के लिए, तो नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट इसे भेजेगा NHAI को। India will be the first country in the Indian Ocean region to have over 100 tsunami ready villages. भारत हिंद महासागर क्षेत्र का पहला देश होगा जिसके पास 100 से अधिक सुनामी रेडी विलेजेस होंगे। तो भारत के पास जल्द ही 100 से अधिक सुनामी रेडी विलेजेस होने वाले इंडियन ओशन रीजन में, और इस तरह से पहली कंट्री बन जाएगा इस रीजन में जिसके पास इतने विलेजेस हैं। सुनामी रेडी विलेजेस एक तरह का सर्टिफिकेशन आप कह सकते हैं किसी कंट्री को दिया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस हो सुनामी से संबंधित, हैजार्ड प्रिपेयरनेस से संबंधित, मैपिंग हो प्रॉपर, और इवैक्यूएशन मैप हो, 24 आवर वार्निंग सिस्टम हो, मॉक ड्रिल्स वहाँ पर होती हो, और ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है यूनेस्को के इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा। सुनामी रेडी एक वॉलंटरी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें सुनामी प्रिपेयरनेस आपसे एक्सपेक्ट की जाती है और उसमें ट्रेन भी किया जाता है आपको। फिलहाल 24 कोस्टल विलेजेस अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सुनामी रेडी हैं, और 72 और विलेज आने वाले हैं इस लिस्ट में। साथ ही गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड से भी कुछ विलेजेस में ऐड होने वाले हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह inaugurated the redeveloped Batadrawa Than, the birthplace of West White Sant श्रीमंत शंकरदेवा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के किस जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्म स्थान पुनर्विकसित बटाद्रवा थान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नागांव। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 227 करोड़ से रीडेवलप्ड बदरदवा थान, जो कि बर्थ प्लेस है वैष्णवाइट संत श्रीमंत शंकरदेव का, असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में इसे इनोग्रेट किया है। साथ ही उन्होंने ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर को भी इनोग्रेट किया है गुवाहाटी, असम में। वेयर विल द इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बी इस्टेब्लिश्ड? भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दे दिया है कि इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को और मजबूत किया जा सके। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। ट्रिपाइट कोलैबोरेशन यहाँ पर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के बीच में। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इनिशिएटिव विजय पाठ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विजय पाठ नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा पहल के संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, साइंट फाउंडेशन। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण, इन्होंने विजय पाठ, ये आप कह सकते हैं विच AI पाथ,
जो कि एक पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इनिशिएटिव है, जिसका मकसद है जो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्टेम में यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, रोबोटिक्स में, कोडिंग में और डिजिटल इनोवेशन में। तो इस तरह का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को सैंड फाउंडेशन के साथ मिलकर कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हाल ही में इसको इनोग्रेट किया गया है गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज अमरावती में, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। विच बैंक इंट्रोड्यूस द गज क्रेडिट कार्ड? गज क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक इनविटेशन ओनली मेटल क्रेडिट कार्ड है प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए। और इससे पहले अश्व, मयूर एडिशन भी लॉन्च कर चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एनुअल फी इनकी 12,500 प्लस जीएसटी है, रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह होते हैं इसमें। FITTIT दिल्ली ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इग्नाइट। ठीक है, हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स वर्किंग अक्रॉस क्लाइमेट टेक, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीटेक, मोबिलिटी, एजुकेशन, AI ड्रिवन सोल्यूशन, इन सब पर कार्य किया जाएगा। इन सब पर कार्य करने वाले लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल फ्रॉम NPCI enables Rediff.com India Limited to roll out which platform? NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की मंजूरी मिलने से Rediff.com इंडिया लिमिटेड किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर सकेगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, Rediff पे। तो Rediff.com इंडिया लिमिटेड ने फाइनल अप्रूवल प्राप्त कर लिया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस के लिए, जिसके जरिए अभी अपना डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म Rediff पे को रोल आउट कर पाएगा। इसी अप्रूवल के साथ इसने क्लोज्ड यूजर ग्रुप टेस्टिंग को भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक इसेंशियल स्टेप है। जब आप UPI इकोसिस्टम में एंटर करते हैं उससे पहले आप टेस्टिंग करते हैं। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी है आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड, इसे भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इन विच कंट्री वॉज द 19th चितवन एलिफेंट एंड टूरिस्ट फेस्टिवल हेल्ड? 19वां चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेपाल। तो नेपाल में 19th चितवन एलिफेंट एंड टूरिस्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया सुराहा चितवन में। नेपाल के और फेस्टिवल्स देखें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दशहन जो कि बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पर, और तिहाड़ भी है या दिवाली आप कह सकते हैं, इंद्र यात्रा भी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, वासुदेव देवनानी। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने एक बुक रिलीज की है न्यू दिल्ली में जिसका टाइटल है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इस बुक को लिखा है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने। इन विच सिटी वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 पैसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1926 या आप कह सकते हैं PES से महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पैसा फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है ये। द रोड सेफ्टी मंथ January 1st to 31st 2026 विल बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस विच स्टेट? सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2026 किस राज्य में मनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व करने वाले हैं राज्य में 1 से 31 जनवरी 2026 के बीच में। 4E मॉडल पर फोकस रहेगा, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर। विच स्टेट और UT is celebrating the लोसार फेस्टिवल टू मार्क द न्यू ईयर? नववर्ष के उपलक्ष्य में लोसार उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख। तो देखिए लद्दाख लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है लद्दाख की न्यू ईयर के लिए, और तिब्बतन न्यू ईयर भी इसको बोलते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म में फेस्टिवल मनाया जाता है, 15 दिन तक चलता है, और पहला दिन इसका बोला जाता है चंगोल, ठीक है। दूसरा दिन होता है किंग्स लोसार। Who became the youngest Indian and second youngest woman in the world to ski to the South Pole? दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, काम्या कार्तिकेयन।
तो 18 साल की है काम्या कार्तिकेयन, ये यंगेस्ट इंडियन बनी है और सेकंड यंगेस्ट वुमेन बनी है पूरे वर्ल्ड में जो साउथ पोल तक पहुंची है। कार्तिकेयन इससे पहले 7 समिट्स चैलेंज को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत इन्होंने एवरेस्ट, एकोनगुआ, देनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, विंसन और पुंगक इन सभी को क्लाइम किया है 2024 में केवल 17 साल की उम्र में। और ऐसा करने वाली ये यंगेस्ट इंडियन है और सेकंड यंगेस्ट वुमेन है पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी नेपाल की साइड से। अब केवल नॉर्थ पोल इन्हें रह गया है जहाँ पर इन्हें चढ़ाई करनी है। और इसी के साथ ये एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को भी पूरा कर लेंगी जब नॉर्थ पोल पर चढ़ेंगी। जो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम है कब पूरा होता है, जब कोई भी क्लाइंबर नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो 7 समिट्स चैलेंज है इन्हें पूरा कर लेता है। कार्तिकेयन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए जो 18 साल से कम का है। विच स्टेट पुलिस लॉन्च द यक्ष ऐप, किस राज्य की पुलिस ने यक्ष ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यक्ष ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में लखनऊ में एक पुलिस मंथन नाम से 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई सीनियर ऑफिसर्स की, उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया, उसी दौरान इस ऐप को भी लॉन्च किया गया ताकि राज्य में लॉ इन्फोर्समेंट को और मजबूती से लागू किया जा सके। और इसमें एक डेटा है, क्रिमिनल्स का डेटा है और उनका आइडेंटिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है, जैसे AI पार्ट फेशियल रिकॉग्निशन की सुविधा भी इस ऐप में मिलती है। इंडियाज रोड नेटवर्क रैंक्स ग्लोबली एट विच पोजीशन, भारत का सड़क नेटवर्क वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। तो भारत का जो रोड नेटवर्क है ये पिछले 11 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। नेशनल हाईवेज की लेंथ देखें तो 1,46,560 किलोमीटर की हमारे देश में। और नेशनल हाईवेज पर वर्क कई स्कीम्स के जरिए किया गया, जैसे भारतमाला परियोजना, SARDPNE, LWE, रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। नेशनल हाईवे नेटवर्क की ग्रोथ देखने मिली 61% की 2025 तक। अगर हम बात करें 2014 में केवल 91,287 थी और 2025 में 1,46,560 किलोमीटर की हो गई है। What was the index of industrial production growth rate for November 2025? नवंबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। तो क्विक एस्टिमेट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके जो पूरी गणना है वो हर महीने के 28 तारीख को रिलीज की जाती है। नवंबर 2025 के लिए बात करें तो 6.7% IIP ग्रोथ रेट रही है, जो कि 0.4% है अक्टूबर 2025 में जो कंप्यूट की गई थी उसकी। ग्रोथ रेट देखने को मिले 3 सेक्टर्स में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, नवंबर के महीने में, नवंबर 2025 के महीने में 5.4% माइनिंग में, 8.0% मैन्युफैक्चर में और इलेक्ट्रिसिटी में माइनस के 1.5%। और जो IIP की वैल्यू है वो 158 है, जबकि नवंबर 2024 में 148.1 थी। द सनराइज फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, सूर्योदय महोत्सव का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, इन्होंने 5 दिन तक चलने वाले सनराइज फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है डोंग में। डोंग एक ईस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारे देश का, भारत का। सबसे पहले सनराइज यहीं पर होता है डोंग में। अरुणाचल प्रदेश के और फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो लोसार यहाँ पर मनाया जाता है, द्री फेस्टिवल कई बार पूजा जाता है, सोलोंग भी पूजा जाता है, रे तोरगिया, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा इन्हें। Which institute has partnered with Vertiv to develop advanced cooling solutions for AI-powered data centers? किस संस्थान ने AI संचालित डेटा केंद्रों के लिए उन्नत शीतलन समाधान विकसित करने के लिए वर्टिव के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने वर्टिव, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर है, इसके साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि एडवांस कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डेटा सेंटर में। तो इसी के साथ ड्राई कूलर डिज़ाइन किया जा रहा है 40 किलोवाट लिक्विड कूलिंग लोड के लिए, जो IIT बॉम्बे की हीट पंप लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर इवेल्युएट किया जाएगा वर्टिव की पुणे फैसिलिटी में।
The Department of Post and which agency have signed MOU to undertake contact point verification of informal micro enterprises registered on the उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म? डाक विभाग और किस एजेंसी ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों के संपर्क बिंदु सत्यापन का कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है सिडबी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, साथ ही स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन किया जा सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे पूरे देश में, ठीक है, और ट्रेंड पर्सनल भी हैं जो ऑन ग्राउंड कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं एंटरप्राइजेस का, जो कि उद्यम असिस्ट पोर्टल पे है, यानी कि एंटरप्राइज एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं, इस तरह से। वेयर वॉज द शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोग्रेटेड? शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है बारामती। इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने शरद चंद्र पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनोग्रेट किया है बारामती, जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। अडानी ग्रुप चेयरमैन द्वारा इसको फंडिंग प्राप्त है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डेडिकेटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव? किस राज्य सरकार ने ऊद बिलाव संरक्षण के लिए समर्पित पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है कावेरी बेसिन में, ताकि जो वाटर पॉपुलेशन है उनको रिस्टोर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। ये रिवर टाइम इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान? किस राज्य ने मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान की शुरुआत की? राइट आंसर ऑप्शन सी है नागालैंड। तो नागालैंड ने मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान की शुरुआत की है स्टेट लेवल वाटरसेट महोत्सव कोहिमा के दौरान। इसका मकसद वही रहेगा जो भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उन्हें रिवाइव किया जा सके, जो डिग्रेडेड लैंड है उनको रिस्टोर किया जा सके, ठीक है, वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करेंगे गोरखपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से, और ये जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के पास ही होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है ग्रीन कवर में। ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर, इन दोनों में ही हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, सेकंड हाईएस्ट 559.19 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने ऐड किया है अपने टोटल ग्रीन कवर में। और यहाँ पर जो टोटल ग्रीन कवर है वो 9.96% ऑफ उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पहुंच चुका है। विच कंपनी अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन मुंबई? किस कंपनी ने मुंबई में एशिया के सबसे बड़े ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन बी है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड ने अनाउंस किया है कि हम ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डेवलप करेंगे पवाई मुंबई में 6 एकड़ प्लॉट में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट इस तरह की फैसिलिटी होगी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एशिया का लार्जेस्ट होगा ये। इसको एक एग्रीमेंट के तहत डेवलप किया जा रहा है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और ब्रुकफील्ड के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डेवलप्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर ड्रग डिस्कवरी? दवा खोज के लिए विकसित किए गए नए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है पाथजेनी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पाथजेनी लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी के लिए। फास्ट ट्रैक किया जा सकता है ड्रग डिस्कवरी को। देखिए जो ड्रग की डिस्कवरी की जाती है ना, तो ये देखा जाता है जो आपकी जो ड्रग है, ठीक है, जिस प्रोटीन को वो टारगेट कर रही है, तो उस पर कितने लंबे समय तक वो बंधी रह सकती है, यानी उस पर चिपकी रह सकती है, ठीक है। तो जितनी देर तक उस पर बंधी रहेगी या लगी रहेगी जिस प्रोटीन को टारगेट कर रही है जो दवाई, ठीक है, तो उतना अच्छा असर कर पाएगी। जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं ना, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट करती है हमारी बॉडी में, जिससे हमें हीलिंग होती है, ठीक है। तो ये वो सॉफ्टवेयर वही बताएगा, ठीक है, उस ड्रग डिस्कवरी को ही फास्ट ट्रैक करेगा कि कौन सा ड्रग ज़्यादा कार करे। जो ड्रग सबसे ज़्यादा देर तक उस प्रोटीन को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब वही ड्रग है जिसे हम ढूंढ रहे हैं किसी समस्या के इलाज के लिए।
विच हॉस्पिटल बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हेल्प मिस्टर IT विस्मा जीन थेरेपी? दुनिया का वह पहला अस्पताल कौन सा है जिसने IT विस्मा जीन थेरेपी प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन डी है शेख खलीफा मेडिकल सिटी। तो अबू धाबी का शेख खलीफा मेडिकल सिटी ये फर्स्ट हॉस्पिटल बन गया पूरे वर्ल्ड में जिसने IT विस्मा को एडमिनिस्टर किया है। ये वन टाइम जीन थेरेपी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए। UAE से रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया था और इसी के साथ ये इस थेरेपी को ऑथराइज करने वाला दूसरा देश बन गया था यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। नोवार्टिस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Which institute has been awarded the title of Best Health Technology Assessment Institute in the country? देश में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संस्थान का खिताब किस संस्थान को दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है PGIMER चंडीगढ़। तो PGIMER चंडीगढ़ को बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया हमारे देश में लगातार दूसरे साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दौरान। तो एक नेशनल कॉन्क्लेव हुई थी एराइज 2025, ये सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में हुई थी, तो इसी दौरान ये अवार्ड दिया गया। Which bank won the Best Profit Making Bank Award for the Financial 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के सर्वश्रेष्ठ लाभ कमाने वाले बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रानी चन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक। तो बेलागावी बेस्ड रानी चन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक, इसे बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक अवार्ड दिया गया है 72वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2025 के दौरान, जिसे कर्नाटक स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका 8.94 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। टोटल डिपॉजिट 402.78 करोड़ रुपए है। लोन 252 करोड़ रुपए है। Which application won the productivity category in the Microsoft Store Awards 2025? Microsoft Store Awards 2025 में प्रोडक्टिविटी श्रेणी में किस एप्लीकेशन ने पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है नोशन। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स 2025 आयोजित किया गया, उसके टॉप विनर्स बताए गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे AI असिस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पर टाई हुआ है परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी के बीच में। अगली कैटेगरी प्रोडक्टिविटी, इसमें नोशन को दिया गया है। फिर है बिजनेस, ठीक है, तो ये इनवॉइस मेकर एस्टिमेट क्रिएटर मून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। कंप्यूटर यूजिंग एजेंट्स मैनस, क्रिएटिविटी एंड ट्रैक स्टूडियो, एजुकेशन स्क्रैच 3, गेम कैसल क्राफ्ट, म्यूजिक मोइसेस लाइव और डेवलपर टूल्स के लिए एनग्रुप। इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जापान। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। भारत की इकोनॉमी का साइज 4.18 ट्रिलियन US डॉलर है और 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। फिलहाल भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो PIB में एक नोट जारी किया गया था, वहीं से ये सब डेटा लिया गया है। भारत की जो रियल GDP है वो 8.2% से ग्रो की है 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में, 7.8% से ग्रो की थी फर्स्ट क्वार्टर में और 7.4% से ग्रो की थी फोर्थ क्वार्टर में। इंडिया की जो प्रोजेक्टेड GDP है ये 7.3 ट्रिलियन US डॉलर पहुंचने की उम्मीद है 2030 तक। आपको बता दें यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पर चाइना है। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2026 में वो 6.5% रहेगी। मूडीज ने कहा है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी रहने वाला है 2026 में 6.4% GDP ग्रोथ के साथ, 2027 में 6.5% के साथ। IMF ने कहा है कि 6.6% से भारत ग्रो करेगा 2025 में और 6.2% से 2026 में। OECD ने कहा है कि 6.7% से ग्रो करेगा 2025 में भारत और 6.2% से 2026 में। S&P ने कहा है कि 6.5% से ग्रो करेगा भारत इस फिस्कल ईयर में और 6.7% से नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 7.2% बताया 2025 के लिए। फिश ने 7.4% अपना अनुमान दिया है। What will be the name of Goa's third district? गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कुशावती। तो गोवा के जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वो कुशावती होगा। कुशावती रिवर से ये नाम लिया गया है जो कि सदर्न गोवा से होकर बहती है। गोवा में फिलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। और जो ये अब थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, इसमें 4 तालुकास संगोएम, दरभंगा, क्वेपम और कैनाकुना, तो इनके एरिया इसमें शामिल रहेंगे। फिलहाल ये साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और जो ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, इसका हेडक्वार्टर्स क्वेपम में होगा। द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ग्रीन टू गोल्ड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका मकसद है जो हेम्प है, ठीक है, उसको सही यूज में लाना, उसकी खेती बढ़ाना। तो हेम्प यानी कि कैनबिस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनबिस, जिसे भांग भी आप कह सकते हैं या फिर उसकी अलग अलग वेराइटी। तो इनका ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती है उनमें इनका यूज़ होता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज़ भी इनका काफ़ी है। तो इसलिए इनको, इनकी खेती अच्छी की जाए, सही यूज़ में लाया जाए, और 50% लेस वाटर इनकी खेती में चाहिए होता है, और मार्जिनल सॉइल्स पर भी ये ग्रो कर जाती हैं। Which institution successfully performed India's first ever 3D flex aqueous angiography with eye stent? किस संस्थान ने भारत में आई स्टेंट के साथ पहली बार 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी की है आई स्टेंट के साथ, है ना, और ग्लूकोमा सर्जरी के साथ इसको एडवांस इमेजिंग के साथ इसको की गई है। ग्लूकोमा एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का एक कॉज है, यानी कि ऐसी ब्लाइंडनेस जो दोबारा नहीं आ सकती, मतलब ऐसी ब्लाइंडनेस जो ठीक नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल, है ना, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ग्लूकोमा उसका एक मेन कारण रहता है, और साइलेंट प्रोग्रेशन इसका शरीर में देखने के लिए मिलता है, पता नहीं चलता है। फाइनल high speed trial of the ingeniously designed and manufactured वंदे भारत स्लीपर ट्रेन was conducted on which section? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण किस खंड पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोटा नागदा। इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली फाइनल हाई स्पीड ट्रायल ऑफ इंडियन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, हाई स्पीड ट्रायल किया है इसका। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने प्राप्त की है कोटा नागदा सेक्शन पर। 16 कोच थे इसमें वंदे भारत स्लीपर में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बनाया गया है। हु वॉन गिनीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? गिनी में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ममादी डोम्बोया। तो गिनी में जो मिलिट्री चीफ हैं जनरल ममादी डुम्बोया, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पर जीत लिया है। गिनी की बात करें, कैपिटल कोनाक्री है और करेंसी है गिनियन फ्रैंक। विच विंटर स्टॉर्म रैपिडली इंटेंसिफाइड इनटू अ बॉम्ब साइक्लोन ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स? किस देश में शीतकालीन तूफान एजरा एक बम चक्रवात में परिवर्तित हो गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है विंटर स्टॉर्म एजरा। माफ कीजिएगा, हिंदी वाला ट्रांसलेशन इसमें गलत हो गया है। देखिए, इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन के हिसाब से चलेंगे हम। विच विंटर स्टॉर्म, ठीक है, कौन सा शीतकालीन स्टॉर्म बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। ऊपर वाला नियम पढ़ेंगे, हिंदी वाला केवल इंग्लिश वाला आप देखिए, उसके हिसाब से ऑप्शन सेट किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है विंटर स्टॉर्म एजरा। तो एक पावरफुल विंटर स्टॉर्म जिसका नाम है एजरा, ये हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में आया है और एक बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। ये बॉम्ब साइक्लोन काफ़ी पावरफुल मिड लैटिट्यूड वेदर सिस्टम होता है, और कई तरह की साइक्लोजेनेसिस क्रिया इसमें चलती रहती हैं। तो जब कोल्ड डेंस पोलर एयर वार्म मॉइस्चर रिच एयर के साथ टकराती है ओशियन के ओवर, तो इस तरह से एक बॉम्ब साइक्लोन बन जाता है। बाई विच डेट इज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन शेड्यूल्ड टू बी रेडी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2027। तो भारत की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है ये 15 अगस्त 2027 तक रेडी हो जाएगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, उसको एग्जीक्यूट कर रही है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो पहला ऑपरेशनल सेक्शन सूरत बिलीमोरा स्ट्रेच रहेगा, उसके बाद फिर वापी सूरत, उसके बाद वापी अहमदाबाद सेक्शन ओपन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर थाने अहमदाबाद स्ट्रेच को ओपन किया जाएगा, फिर मुंबई
अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पूरी तरह से फाइनल फेज में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। 508 किलोमीटर लंबा है ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। 12 स्टेशन इसमें होने वाले हैं, मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। टोटल एस्टिमेटेड कोर्स इसकी 1,08,000 करोड़ रुपए है। इसमें से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एक इस प्रोजेक्ट का 81% फंडिंग कर रही है, यानी कि 88,000 करोड़ रुपए। वॉइस ओवर वाईफाई इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, वॉइस ओवर वाईफाई को हम वाईफाई कॉलिंग के नाम से भी जानते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूरे देश में वॉइस ओवर वाईफाई, जिसे हम वाईफाई कॉलिंग सर्विसेज कहते हैं, इसे लॉन्च कर दिया है। और बिना इंटरनेट के भी, माफ़ कीजिएगा, बिना जो नेटवर्क होते हैं ना, जैसे जिससे हम कॉलिंग करते हैं, तो बिना उसके भी हम कॉल कर पाएंगे बिना नेटवर्क के। किससे? केवल वाईफाई से। वाईफाई नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए, उसी से हम कॉल कर पाएंगे। और जिसके पास कॉल जा रही है उसे बिल्कुल उसी तरह से प्राप्त होगा जिस तरह से प्राप्त होता है जब हमारे पास टावर वगैरह का नेटवर्क रहता है ना, उसी तरह से दिखेगा। बस हम कॉल कैसे कर सकेंगे? वाईफाई से, इंटरनेट के जरिए, है ना। तो जो रिमोट लोकेशंस होती हैं जहाँ पर सिग्नल इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वहाँ वाईफाई कॉलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विच इंसेक्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल राइट्स? दुनिया में कौन सा कीट कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला पहला जीव बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज। तो अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज ये फर्स्ट इंसेक्ट बन गए हैं वर्ल्ड में जिन्हें लीगल राइट्स दिए गए हैं। हाल ही में पेरू की 2 म्यूनसिपैलिटीज हैं, सेथिपो और नोता, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ये ओल्डेस्ट बी स्पीसीज हैं हमारे प्लेनेट पे। और हालांकि इनके अभी क्लाइमेट चेंज कैसे इनके सर्वाइवल पर काफ़ी खतरा हो चुका है, फॉरेस्ट फायर, डिफोरेस्टेशन इनकी वजह से। और ये इस तरह की क्लास में है बीस की, मतलब जो जिनमें स्टिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि अब ये कोई पेन नहीं दे सकते अगर काटने की कोशिश भी करें। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है जनवरी 4। तो वर्ल्ड ब्रेल डे ये 4 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की। लुइस ब्रेल ने जो ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए एक इस तरह का रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम डेवलप किया जिससे वो समझ सकते हैं। तो ब्रेल एक टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स का। 6 डॉट्स को हम यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा किस तरह से ये ब्रेल सिस्टम होता है। 6 डॉट्स को यूज़ करके, जैसे कोई हाथ से टच करके पता चल जाता है कि 6 लिखा है, ठीक है। वो उभरे हुए होते हैं वो जो डॉट्स होते हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि 6 बना है या फिर 5 बना है या फिर ए बना है। इस तरह से न्यूमेरिकल भी और अल्फ़ाबेटिक भी। India's next generation research station मैत्री सेकंड is being established in which region? भारत का अगली पीढ़ी का अनुसंधान केंद्र मैत्री द्वितीय किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन भी है ईस्ट अंटार्कटिका। तो मैत्री सेकंड जो कि इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च स्टेशन है ईस्ट अंटार्कटिका में, ये 2032 तक तैयार हो पाएगा। इवन तो और समय लग सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है। तो ये स्ट्रेटेजी में पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन। अच्छा, केवल आपको अंटार्कटिका याद नहीं रखना है, ईस्ट अंटार्कटिका ये पूरा याद रखना है। दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने पहली बार अनाउंस किया था कि हम मैत्री सेकंड को स्टैब्लिश कर रहे हैं ईस्ट अंटार्कटिका में, और जनवरी 2029 में पूरा हो जाएगा, लेकिन अब 2032 तक पूरे होने की इसकी संभावना है। 1981 से ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में है, ये अंटार्कटिका में जो रिसर्च ऑपरेशंस हैं उन्हें चला रहा है। इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री ये एक्टिवली जो है अंटार्कटिका में चालू है, और 1989 में इसका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था। फिर इंडियन रिसर्चर्स अब मैत्री और भारतीय स्टेशंस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेशन हैं भारत के, मैत्री भी ईस्ट अंटार्कटिका में है और मैत्री सेकंड भी वहीं पर ही बनाया जा रहा है। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स? कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में भारत रिजर्व बैंक की वैश्विक रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 7th। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ये क्वार्टरली एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें बताते हैं कि वर्ल्ड सेंट्रल बैंक की कितनी रैंक है, किस रैंक पर है टोटल एसेट्स के मामले में। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक फॉर द यूरो एरिया, इसके पास लार्जेस्ट
एसेट्स हैं 7.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर के, पहले नंबर पर है। फिर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है दूसरे नंबर पर 6.62 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ। फिर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व है। फिर स्विट्जरलैंड है चौथे नंबर पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सातवें नंबर पर, इसके टोटल एसेट्स 911 बिलियन यूएस डॉलर है। Which brand has been ranked as the world's most valuable luxury and premium brand in 2025? 2025 में दुनिया के सबसे मूल्यवान लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड के रूप में किस ब्रांड को नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पोर्श। तो ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है, लग्जरी एंड प्रीमियम 50 2025 रिपोर्ट। इसमें बताया कि जो पोर्श है ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी एंड प्रीमियम ब्रांड है। इसकी ब्रांड वैल्यू 41.1 बिलियन यूएस डॉलर की रही है। और चैनल ये दूसरे नंबर पर है। और लुई वॉइटन ये तीसरे नंबर पर है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द मैवन स्पेसक्राफ्ट? किस अंतरिक्ष एजेंसी का मैवन अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नासा। तो नासा अपना कॉन्टैक्ट हो चुका है मैवन स्पेसक्राफ्ट के साथ। मैवन मतलब मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवेल्युएशन। और ये जो मार्स ऑर्बिटर है लगभग 2 डेकेड से कार्य कर रहा है, जो मार्स है उसके बारे में स्टडी कर रहा है। और नासा ने मैवन को मतलब 1 डेकेड से, ठीक है मैंने गलती से 2 बोल दिया, 1 डेकेड से कर रहा है। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था केप कैनावेरल फ्लोरिडा से। तो मार्स का जो ये मैवन है, इसका जो जॉब है मार्स पे, जो इसका कार्य है वो ये है कि जो थिन अपर एटमॉस्फेयर है उसको मेज़र करना, जो आयनोस्फेयर है उसको मेज़र करना, ठीक है। और ये देखना है कि किस तरह से सनलाइट और जो सोलर विंड है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, मार्स के साथ इंटरेक्ट करती है। तो इससे मार्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त मिलती है। जैसे दोज मेजरमेंट हेल्प साइंटिस्ट एस्टिमेट हाउ मार्स वेंट फ्रॉम अ प्लेनेट दैट वंस हैड फ्लोइंग वाटर टू द कोल्ड ड्राई वर्ल्ड वी सी टुडे। ठीक है, तो कभी यहाँ पर वाटर फ्लो करता था तो किस तरह से ये अब कोल्ड और ड्राई हो चुका है। इंडिया ने भी अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान लॉन्च किया था और ये मार्स ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को एंटर किया था। Which city retained its position as the most visited city in the world in 2025? 2025 में दुनिया में सबसे अधिक घूमे जाने वाले शहर के रूप में अपना स्थान किस शहर ने बरकरार रखा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बैंकॉक। तो बैंकॉक जो कि कैपिटल है थाईलैंड की, ये मोस्ट विजिटेड सिटी है वर्ल्ड में। 30 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल्स इस साल हुए हैं 2025 में, ऐसा यूरो मॉनिटर्स टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन इंडेक्स 2025 में बताया गया है। हांगकांग दूसरे नंबर पर है। और फिर उसके बाद है मकाऊ, ठीक है। और फिर बात करें हम पेरिस की, तो यूरोमेट्रो लिस्ट ऑफ बेस्ट सिटीज ऊपर थी, ये मोस्ट विजिटेड। अगर हम बेस्ट सिटीज की बात करें तो पेरिस है बेस्ट सिटीज में, ठीक है। और फिर टोक्यो और सिंगापुर, टोक्यो तीसरे नंबर पर है, सिंगापुर 90 नंबर पर है। अगर हम एशिया से बात करें तो टॉप 10 में केवल टोक्यो और सिंगापुर ही है। Who has been appointed as the Director General of the Directorate General of फॉरेन ट्रेड? विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है लव अग्रवाल। तो लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। रविंद्र कुमार अग्रवाल को चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एफसीआई जिसे हम कहते हैं। श्रीकांत नागुलपल्ली इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है हाइड्रोकार्बन्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। The government has extended safeguard duties on imports of certain steel products for how many years? केंद्र सरकार ने कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर सुरक्षा शुल्क कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 3 इयर्स। तो गवर्नमेंट ने जो सेफगार्ड ड्यूटीज हैं स्टील इंपोर्ट पर, वो और 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। देखिए जैसे चाइना है और भी कंट्रीज हैं, तो ये सस्ता स्टील भारत में बेचते हैं, तो जो भारत की अपनी इंडस्ट्री है उसको घाटा होता है, क्योंकि विदेश से अगर सस्ता स्टील आ रहा है तो जो भारत के डोमेस्टिक स्टील सप्लायर हैं वो लोग क्या बेचेंगे। तो इसलिए जो बाहर से स्टील आता है ना उस पर ड्यूटी लगा देते हैं, एक तरह का आप कहिए कि टैक्स लगा देते हैं। तो उससे जो बाहर का भी स्टील है वो भी कम्पिटिटिव प्राइस पे आता है और महंगा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो भारत में मिल रहा है ना स्टील हमारे यहाँ का, तो उसके कंपेयर उसके ही समान आ जाता है उसका रेट भी इस तरह से या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इससे भारत जो अपनी इंडस्ट्री हमारे देश की वो बची रहती है। पहली बार 12% की ड्यूटी लगाई गई थी 200 दिन के लिए अप्रैल में
अब ये 2028 तक रहेगी चालू। तो 12% रहेगी फर्स्ट ईयर 2000 अप्रैल 21 टू 2025 टू अप्रैल 2026, फिर 11.5% 21 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2027, फिर 11% 21 अप्रैल 2027 से 20 अप्रैल 2028 तक। एयर इंडिया एंड विच एयरलाइन हैव रिसेंटली announced a new unilateral code share partnership? एयर इंडिया और किस एयरलाइन ने हाल ही में यूनिलेटरल कोड शेयर साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एयर बाल्टिक। एयर इंडिया और एयर बाल्टिक ने यूनिलेटरल कोड शेयर पार्टनरशिप अनाउंस की है। The Air India passengers will be able to access Air Baltic corporate flights between the Latvian capital city of Riga and Air India's European gateways with a single ticket. Who has been awarded a Damehood by King Charles III? King Charles III द्वारा किसे डेमहुड की उपाधि सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मीरा सियाल। तो जानी मानी ब्रिटिश इंडियन आर्टिस्ट है मीरा सियाल, इन्हें डेमहुड से सम्मानित किया गया है किंग चार्ल्स III द्वारा, इंग्लैंड के जो किंग हैं, और लंदन बेस्ड कॉमेडियन है, राइटर हैं, एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, है ना, और जिनका सर्विस रहा है लिटरेचर में, ड्रामा में, चैरिटी में, उसी को सम्मानित किया गया है। डेमहुड एक ब्रिटिश ऑनर है या टाइटल है, जैसे नाइटहुड दिया जाता है ना, सर की उपाधि दी जाती है इंग्लैंड में, नाइटहुड जिसको मिल जाती है फिर उसके नाम के आगे सर लग जाता है। सिमिलर इसी तरह से ये फीमेल इक्विवेलेंट है डेमहुड, ठीक है, डेम लग जाता है तब नाम के आगे, जैसे आप यहाँ देखेंगे ना डेम मीरा लिखा हुआ है तो नाम के आगे, अगर किसी व्यक्ति को मीरा होता तो सर मीरा, इस तरह से। What is the name of the podcast series launched by the RBI? आरबीआई द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आरबीआई टॉक्स पैसा टू पॉलिसी। देखिए 6 दिसंबर 2024 को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, उसमें इन्होंने बताया कि हम एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि जनरल पब्लिक में फाइनेंशियल अवेयरनेस आ सके। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर दी है जिसका टाइटल है आरबीआई टॉक्स पैसा टू पॉलिसी, और इसका फर्स्ट एपिसोड भी जारी हो चुका है जिसका टाइटल है डिमिस्टिफाइंग केवाईसी। डिमिस्टिफाई मतलब होता है किसी टफ सब्जेक्ट को और क्लियर करना और आसान बनाना। Which bank announced that Hardeep Singh Ahluwalia has been given the additional charge of MD and CEO? किस बैंक ने घोषणा की है कि हरदीप सिंह अहलुवालिया को एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने अनाउंस किया है कि हरदीप सिंह अहलुवालिया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस एमडी एंड सीईओ रहे के सत्यनारायण राजू, ये इनका सुपर एनुएशन हो चुका है 31 दिसंबर 2025 को। केनरा बैंक एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप जानती हैं, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी अम्मेवाल सुब्बाराव पाई द्वारा। 1969 में नेशनलाइज हुआ ये। विच बैंक अपॉइंटेड कार्तिकेयन मनिकम एज इट्स चेयरमैन? किस बैंक ने कार्तिकेयन मनिकम को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है कि कार्तिकेयन मनिकम को चेयरमैन नियुक्त किया गया है बैंक का। ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। हेडक्वार्टर्स इसका त्रिशूर केरल में है। Which country joined the Eurozone and adopted the euro as its official currency, becoming the 21st member of the euro area? कौन सा देश यूरोजोन में शामिल हुआ और यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जिससे वह यूरो क्षेत्र का 21वां सदस्य बन गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया ने यूरोजोन ज्वाइन कर लिया है, साथ ही अपनी ऑफिशियल करेंसी भी यूरो बना ली है और 21st मेंबर बन गया है यूरो एरिया का। इससे पहले बुल्गारिया की करेंसी थी लेव, तो इसने इसको गिव अप कर दिया है। यूरोजोन की स्थापना हुई थी जब यूरो इन्होंने लॉन्च किया 1 जनवरी 1999 को, ठीक है, 11 कंट्रीज में, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया भी थे। फिलहाल जो यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से जो 6 कंट्रीज हैं स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क, इन्होंने अब तक यूरो को नहीं अपनाया है।
व्हाट इज द न्यू मास्कॉट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया शुभंकर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सांख्यिकी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने नया लोगो और मास्कॉट जारी किया है अपना। और आपको बता दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है, नोडल मिनिस्ट्री है भारत में जितने भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जारी किए जाते हैं। नया लोगो डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम पर आधारित है। नए लोगों की बात करें तो अशोक चक्र भी है इसमें, जो कि ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को दर्शाता है। रूपी सिंबल भी दिया गया है, न्यूमेरिक एलिमेंट्स भी दिया गया है, ग्रोथ बार भी इसमें दिए गए हैं जो कि मॉडर्न डेटा सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। कलर पैलेट्स दिए गए हैं जैसे सेफ्रन, वाइट, ग्रीन, डीप ब्लू, जो ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड नॉलेज को दर्शाते हैं। मास्कोट है, शुभांकर है सांख्यिकी। सिटीजन सेंट्रिक कैरेक्टर है ये, और कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई ये दर्शाता है। टू बी यूज्ड अक्रॉस सर्विस, अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड पब्लिक इवेंट्स, वहाँ सभी इस मास्कोट को यूज किया जाएगा इन सभी कामों में। Starting February 1st, what GST tax slab will be applied to बीडीज and tobacco products? 1 फरवरी से बीड़ी और तंबाकू उत्पादों पर कौन सा जीएसटी टैक्स स्लैब लागू होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 18% फॉर बीडीज, 40% फॉर अदर्स। तो टोबैको प्रोडक्ट्स एंड पान मसाला, इनका नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा 1 फरवरी से। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड हेल्थ सेस रोल आउट किया है करंट जीएसटी रेट से अबव इन सिन गुड्स पर, इन्हें सिन गुड्स बोलते हैं। टोबैको एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, इसमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। पान मसाला में भी हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा। पान मसाला, सिगरेट्स, टोबैको और सिमिलर प्रोडक्ट्स, इनमें 40% जो है टैक्स लगेगा जीएसटी रेजिम के तहत, और वहीं बीडीज पर 18% जीएसटी रेट लगेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑल्सो चुइंग टोबैको, जर्दा, सेंटेड टोबैको एंड गुटखा पैकिंग मशीन्स रूल्स 2026 भी नोटिफाई कर दिए हैं। What is the interest rate on deposits under the सुकन्या समृद्धि स्कीम? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा पर ब्याज दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 8.2%। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे पीपीएफ, एसएसवाई, एनएसवाई, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, इन पर इंटरेस्ट रेट अनाउंस कर दिया है और इन्हें अनचेंज रखा है फोर्थ क्वार्टर के लिए। 2025-26 के फोर्थ क्वार्टर के लिए अनचेंज रखा है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इन्हें अनचेंज रखा है, यानी कि जो पिछले क्वार्टर में थे वही रेट रहेगा। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट 8.2% का रहेगा। सबसे ज़्यादा इसी में रहता है 3 ईयर टर्म पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इसमें 7.1% रहेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, इसमें 7.1% एंड 4% रेस्पेक्टिवली रहने वाला है। किसान विकास पत्र में 7.5% रहेगा, 115 मंथ मैच्योरिंग। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, इसमें 7.7% का इंटरेस्ट रहेगा। मंथली इनकम स्कीम, इसमें 7.4% का इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। जो लास्ट डिवीजन था ना स्मॉल सेविंग रेट्स का, ये फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24 में दिया गया था, मतलब जब चेंज हुआ था 23-24 में, ठीक है, तब से अनचेंज ही रह रहा है ये, और क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है इन रेट्स को। वेयर वॉज द स्टैटिक्स टेस्ट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज कंडक्टेड बाय इसरो? इसरो द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण का स्थैतिक परीक्षण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसरो ने थर्ड स्टेज ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी का टेस्ट किया है सॉलिड मोटर स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। जो एसएसएलवी है यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक 3 स्टेज ऑल सॉलिड लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा डेवलप किया गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, और लॉन्च ऑन डिमांड ये पूरी करता है। क्विक टर्न अराउंड टाइम है इसका, मतलब लॉन्चेस के बीच में। और अपर स्टेज या फिर थर्ड स्टेज सॉलिड मोटर डिलीवर्स करती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी टू लॉन्च व्हीकल। बाकी सब ये सब बेसिक जानकारी इसकी ये याद रखिएगा आपकी कहाँ से लॉन्च किया है।
वेयर वॉज द साल्वो लॉन्च ऑफ 2 प्रलय मिसाइल्स कंडक्टेड? 2 प्रलय मिसाइलों का सामूहिक प्रक्षेपण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साल्वो लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 2 प्रलय मिसाइल्स का क्विक सक्सेशन में, एक के बाद एक, सेम लॉन्चर से। कहाँ? उड़ीसा कोस्ट से। ठीक है। द फ्लाइट टेस्ट वाज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स। दोनों ने अपनी इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया और जो भी टारगेट था उसे पूरा किया। प्रलय इंडस्ट्री डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ वारहेड्स को ये कैरी करने में सक्षम है। इसको रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हाउ मच कैश बेनिफिट इज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट चाइल्ड? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के लिए कितनी नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 5000 रुपीज। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY इसको बोलते हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए लॉन्च की गई स्कीम है। इसे 9 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम को 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और कुछ योगदान स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है उसमें 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है। तो जो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उन महिलाओं को जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। थोड़ा सा हो सकता है ऑडियो में डिस्टर्बेंस हो क्योंकि साइड में काम चल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आवाज़ आ रही होगी आपको ड्रिल मशीन की। तो इस स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें 5000 रुपये का कैश बेनिफिट मिलता है उनके फर्स्ट चाइल्ड के लिए और 6000 रुपये मिलते हैं सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये तो दी जाती है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है जब चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है। विच फॉरेन कंपनी विल सप्लाई 48 हैवीवेट टॉर्पेडोस? कौन सी विदेशी कंपनी 48 भारी वजन वाले टॉर्पेडो की आपूर्ति करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है WASS सबमरीन सिस्टम्स SRL। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4666 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके जरिए 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस से प्रोक्योर करने वाली है 2 डोमेस्टिक फर्म से। साथ ही 48 हैवीवेट टॉर्पेडोस को भी एक्वायर करेंगे स्कॉर्पियन या फिर कैवलरी क्लास सबमरीन के लिए और इसके लिए इन्होंने समझौता किया है WASS सबमरीन सिस्टम्स SRL इटली के साथ। तो 2770 करोड़ रुपए की डील जो इस कार्बाइंस के लिए है ये भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम के साथ की गई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी लॉन्च द लैंड स्टैक इन विच लोकेशंस? ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी ने किन स्थानों पर लैंड स्टैक परियोजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मास्वामी इन्होंने लैंड स्टैक लॉन्च किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु ह्यूज लोकेशंस पर। साथ ही ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स को भी रिलीज किया है। तो जैसे ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जैसे सिंगापुर में, UK में, फिनलैंड में लैंड स्टैक। ठीक है। तो यहाँ पर GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरह का प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, लैंड स्टेक में जो है सिंगल विंडो एक्सेस आपको प्राप्त होती है लैंड और प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन से संबंधित, चाहे वो सिटीजन्स हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो। हु इनोवेटेड द ई-बिल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीज? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के उर्वरक सब्सिडी के प्रसंस्करण के लिए ई-बिल प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जगत प्रकाश नड्डा इन्होंने ई-बिल सिस्टम इनोग्रेट किया है जिसके जरिए गवर्नमेंट जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की उसको प्रोसेस कर पाएगी। तो ये पार्टनरशिप की गई है इसके लिए IFMS यानी कि इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम और PFMS के बीच में। The Delhi government is implementing intelligent grievance monitoring system in partnership with which institution? दिल्ली सरकार किस संस्था के साथ साझेदारी में इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT कानपुर। दिल्ली गवर्नमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ मिलकर इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि एफिशिएंट गवर्नेंस हो सके, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो सके।
व्हाट डज स्प्री स्टैंड फॉर? स्प्री का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज यानी कि स्प्री। तो ये एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च की गई थी 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए। इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 1 महीने और के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 के तक ये जारी रहेगी। तो इसका मकसद है सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाना ईएसआई एक्ट के तहत। ठीक है, जो भी अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो भी ईएसआई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं बिना किसी इंस्पेक्शन के या फिर किसी भी तरह की जो ड्यू है उसके डिमांड के। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी? किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 को अप्रूव कर दिया है। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो लोगों के लिए सर्विस है, गवर्नेंस है, उसमें एआई का एथिकल यूज करना। The Oresnik missile system has entered active service in which country? Oresnik मिसाइल प्रणाली किस देश में सक्रिय सेवा में शामिल हो गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बेलारूस। तो रशिया की जो न्यूक्लियर कैपेबल ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम है इसे सर्विस में ला दिया गया है, बेलारूस में इसको स्थापित किया गया है। 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 2024 नवंबर में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया था। और बेलारूस आपको बता दें यूक्रेन से, पोलैंड से, लिथुआनिया से और लातविया से बॉर्डर शेयर करता है और रशिया का काफी घनिष्ठ मित्र है। Which country has become first country in the world to stop postal service? कौन सा देश डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, डेनमार्क। तो डेनमार्क में नेशनल पोस्टल सर्विस का नाम है पोस्ट नोड। तो इसने जो पोस्टल लेटर्स की डिलीवरी होती है उसे बंद कर दिया है देश में, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी कम है, लोग कम यूज़ करते हैं। अगर हम साल 2000 से देखें तो 90% तक इसका यूज़ कम हो चुका है। और इस तरह से डेनमार्क पूरे वर्ल्ड में पहला देश बन गया है जिसने पोस्टल सर्विस को रोक दिया है या बंद कर दिया है। The year 2026 has been designated by the Indian Army as the year of networking and data centricity. भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी नामित किया है, सही आंसर ऑप्शन डी है। तो इंडियन आर्मी ने 2026 को कहा है कि हम ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के तौर पर अपनाएंगे। इससे पहले साल 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन के रूप में। इन विच सिटी वॉज द एरोनॉटिक्स 2047 सेमिनार हेल्ड? एरोनॉटिक्स 2047 सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो 2 दिन तक एक नेशनल सेमिनार चली एरोनॉटिक्स 2047 जिसे ऑर्गेनाइज किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा बेंगलुरु में। इसे इनॉग्रेट किया गया चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के द्वारा। और इसमें कई तरह की जो इंडियन फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया। जो LCA तेजस है उसकी जो अब तक की जर्नी रही है उसके बारे में बताया गया है। जो ये AD है ना, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसने ही LCA तेजस को डिजाइन किया है, डेवलप किया है। द सिद्धा डे सेलिब्रेशंस कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? सिद्ध दिवस समारोह निम्नलिखित की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, अगत्यार। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, इन्होंने 9th सिद्ध डे सेलिब्रेशंस को इनोग्रेट किया है चेन्नई में। सिद्ध डे हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। 9th सिद्ध डे सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा, इन दोनों के द्वारा। तो याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। थीम रहा सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ और बर्थ एनिवर्सरी होती है संत अगत्यार की, तो उनकी उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्हें फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। विच बैंक हैज लॉन्च द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम? किस बैंक ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया है। देखिए क्या होता है ना, जब आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट अपना बेचते हो, जैसे घर हो गया या फिर दुकान हो गई, तो उसमें आपको कुछ गेन होता है तो उस पर टैक्स लगता है। तो अगर आप उस टैक्स पे एग्जेम्पशन चाहते हैं तो आपको जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना उसे आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए तो एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते तो ऐसे लोगों को फिर पेनल्टी लगती है।
तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम खोली है। तो अगर आपने किसी में री इन्वेस्ट नहीं किया है उस पैसे को, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, 3 साल तक आपके पास समय मिल जाएगा कि आप यहाँ पर आगे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर आप सेफ रख सकते हैं अपना पैसा, और 3 साल तक रख सकते हैं, और टैक्स एग्जम्पशन भी आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये स्कीम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और नॉन इंडिविजुअल्स एनआरआईज के लिए भी जल्द ही अवेलेबल होगी। 2 डिपॉजिट ऑप्शंस हैं, एक तो सीजीएस है, टाइप ए सेविंग अकाउंट, फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स लिंक टू अप्रूवल रीइन्वेस्टमेंट पर्पसेस, और दूसरा है टाइप बी टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। What was the total number of urban cooperative banks in India at the end of financial 25? वित्त वर्ष 2025 के अंत में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1457। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या में डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर फाइनेंशियल 2025 के दौरान 15 की कमी हुई है, और 1457 ये रहा है, क्योंकि कई बैंकों का मर्जर हुआ है, कैंसिल हुए उनके लाइसेंस। एसआरबीआई की लेटेस्ट जो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया है उसमें बताया गया है। और सेंट्रल बैंक ने, मतलब जो आरबीआई है, इसने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके कंसोलिडेशन के प्रोसेस को भी स्टार्ट किया। 2004-05 से ही ये चल रहा है। आप देखते होंगे कई सारे बैंक मर्ज हो जाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, किसी दूसरे बैंक में उनको मर्ज कर दिया जाता है। और लाइसेंसिंग भी नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रोक दी है आरबीआई ने 2004 से ही। 7 मर्जर हुए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के 2024-25 में, 6 तो उनमें से महाराष्ट्र में थे और एक तेलंगाना में था। हु लॉन्च द स्किल द नेशन चैलेंज? स्किल द नेशन चैलेंज किसने शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है अंडर शोर, यानी कि स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, जो कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान। और ये स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। साथ ही इन्होंने वर्चुअली इग्नू रीजनल सेंटर एंड स्किल सेंटर को भी इनोग्रेट किया है रेरंगपुर, उड़ीसा में। व्हाट इज द नेम ऑफ द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप अलोंग द एलओसी? नियंत्रण रेखा के किनारे स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रेडियो संगम। तो फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ओपन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप याद रखेंगे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। क्या है ये? कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और स्टेशन का नाम है रेडियो संगम 88.8 एफएम। इंडियन आर्मी द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल्स के साथ मिलकर कैरी विलेज में। किस विलेज में? कैरी विलेज में। The government has extended the deadline for submission of applications under the PLI scheme for textiles till March 31st, 2026। सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए PLI योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट है प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स के लिए, उसको 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल सबसे पहले सितंबर 24 2021 में नोटिफाई की गई थी, ताकि जो MMF एप्रिल्स हैं, फैब्रिक्स हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्शन भारत में ही बढ़ाया जा सके और हम यहाँ से अच्छा एक्सपोर्ट करें, भारत की भी जो नीड्स है वो पूरी हो सके। द मार्केट एक्सेस सपोर्ट MAS इंटरवेंशन हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिशन? मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन को लॉन्च किया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है। तो मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है निर्यात दिशा सब स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत। ठीक है, इसका मकसद है जो इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस है उसको मजबूत करना इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, खास करके MSMEs के लिए, वो जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, इंडियन मिशन एब्रोड्स के साथ मिलकर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर, कम्युनिटी बोर्ड्स एंड अदर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिलकर। अंडर द मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट विल बी प्रोवाइड फॉर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बायर सेलर मीट्स, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, mega reverse buyer seller meets organized in India and trade delegations to priority and emerging export markets।
व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स रिलीज्ड इन 2026? भारत में 2026 में जारी की गई औषधि मानकों की आधिकारिक पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडियन फार्माकोपिया 2026। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जेपी नड्डा, इन्होंने इंडियन फार्माकोपिया 2026 को लॉन्च किया है, जो कि 10th एडिशन है। भारत की ऑफिशियल बुक जो ड्रग स्टैंडर्ड संबंधित है उस बुक को होते हैं इंडियन फार्माकोपिया 2026। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड रहने चाहिए ड्रग के भारत में, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, इन सभी से संबंधित है ये। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि 121 न्यू मोनोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया है और टोटल मोनोग्राफ्स 3340 हो गए। अच्छा, भारत की रैंक 123 थी। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस है उसमें कंट्रीब्यूशन में भारत की रैंक 123 थी 2009 से 2014 के बीच में, लेकिन अब 8th रैंक हो चुकी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया, यह है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। जस्टिस महेश शरद सोनाक हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति महेश शरद सोनाक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है झारखंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस, देखिए 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नियुक्त किए हैं, एक तो मेघालय के, एक पटना के, एक झारखंड हाई कोर्ट की। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है आर्टिकल 217 के तहत इस तरह की अपॉइंटमेंट्स की। तो मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस रेवती प्रसाद मोहिते देरे। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। और जो हमारा क्वेश्चन है, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस महेश शरद सोनाक। Which financial institution has agreed to extend rupees 4100 crore rupees to the Telangana government for phase 1 of Musi River Development Project? किस वित्तीय संस्था ने मूसी नदी विकास परियोजना के प्रथम चरण के लिए तेलंगाना सरकार को 4100 करोड़ रुपए यानी कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सहमति जताई है कि हम 4100 करोड़ रुपए यानी कि 500 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट को, ताकि जो मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फेज 1 है उसमें कुछ पार्ट्स में सहायता मिल सके, फंडिंग हो सके। मूसी रिवर अनंतगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है और उस्मान सागर, हिमायत सागर रिजर्वायर्स की तरफ बहती है ईस्टवर्ड, है ना। हैदराबाद भी इस नदी के किनारे बसा है, पूछा जाता है एग्जाम में। What was the total amount of monetary penalties imposed by the RBI on scheduled commercial banks in calendar year 2025? वर्ष 2025 में आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए मौद्रिक दंड की कुल राशि कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है अराउंड 27 करोड़ रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 27 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई हैं 40 अलग अलग इवेंट पर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पर 2025 में। प्राइवेट सेक्टर बैंक पर ज़्यादा लगी हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट लेंडर्स की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पेनल्टी लगी 3.31 करोड़ की मार्च 2025 में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो टोटल पेनल्टी 16.28 करोड़ रुपीस की लगी है, यानी कि अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की अगर हम कंबाइन करें। वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर जो पेनल्टी लगी वो 8.78 करोड़ रुपीस की लगी है। इंडिया का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर लगी थी पेनल्टी 1.72 करोड़ की। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, सबसे ज़्यादा इस पर लगी पिछले साल 2025 में। कैनरा बैंक पर लगी 1.63 करोड़ की, चेन्नई बैंक पर लगी 1.61 करोड़ की, बैंक ऑफ इंडिया पर भी लगी 1 करोड़ की पेनल्टी। फॉरेन बैंक्स ने भी 1.95 करोड़ रुपीस पेनल्टी में दिए हैं, जिसमें एचएसबीसी पर 66.60 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी थी। पेमेंट बैंक की बात करें तो फिनो पेमेंट्स बैंक पर भी 29.60 लाख रुपीस की पेनल्टी लगी थी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगी थी 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी। अंडर द अमेंडेड आरबीआई डायरेक्शंस, what risk weight is applicable to certain infrastructure loans by NBFCs? आरबीआई के संशोधित निर्देशों के तहत गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणों पर कितने प्रतिशत जोखिम भार लागू होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 75%। देखिए, जब कोई एनबीएफसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है स्पेसिफिकली, तो कोई एनबीएफसी जैसे किसी को लोन देती है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का लोन दिया, तो उसे 75 रुपए अपने पास रखने पड़ेंगे रिस्क वेट एसेट के तौर पर। उसे बोलते हैं रिस्क वेट, यानी कि अगर वो पैसा डूब जाए, ठीक है, तो जो उसने अलग से 75 रुपए रखे हैं वो किसी को लोन में नहीं देगी अलग से, ठीक है। 100 रुपए तो उसने एक कंपनी को दे दिए, पर वो 75 रुपए अलग से निकाल के रखेगी, जितने का उसने लोन दिया उसका 75% अलग से निकाल के रखेगी, ठीक है।
ताकि अगर मेरा पैसा डूब गया 100 रुपये तो कुछ तो मेरे पास बचा रहे। ठीक है, ये नहीं कि सारा पैसा लोन में ही हमने देते चले गए। तो उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि रिस्क वेट एसेट कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित जो एनबीएफसी से संबंधित कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स है, उन्हीं से संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडुकेसी अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026, इसके तहत एनबीएफसी कोई हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, और जो जिसे लोन दिया गया है, जो बोरोवर है, उसने उस डेट का 2% वापस कर दिया है। ठीक है, तो एनबीएफसी को तब केवल 75% रिस्क वेट अपने पास रखना है उस अमाउंट का। ठीक है, जैसे मैंने बताया 100 का 75% रखना है, अगर 2% उसने पेड कर दिया है। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 100% रखना पड़ जाए। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी है कि पहले 5% थी लिमिट, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी उसमें 5% की लिखा होता है कि जब वो 5% देगा तब आप 75% रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कितना रखा है, 2%। जब वो रिटर्न देगा तब आप 75% रिस्क वेट रख सकते हैं। देखिए लिखा भी है, रिस्क वेट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ लेंडर हैज टू सेट असाइड, उसे अलग रखना पड़ता है। ठीक है, हायर द जितना ज्यादा रिस्क वेट होगा उतनी ही ज्यादा कैपिटल लेंडर को अलग से रखनी पड़ेगी। तो लोन देने के लिए उसके बाद फिर कम पैसा रहेगा और लोगों को। The Albert Ikka Brigade fought in the 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर फ्रॉम विच सेक्टर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट इक्का ब्रिगेड ने किस सेक्टर से लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर ऑप्शन भी है त्रिपुरा सेक्टर। तो इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि अल्बर्ट इक्का ब्रिगेड जिसने 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भाग लिया त्रिपुरा सेक्टर से, इसने अपना 56th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है अगरतला में। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस लिली चला गया था अगरतला सेक्टर से। 1971 वॉर में 2 मेजर ऑपरेशन थे, ऑपरेशन कैक्टस लिली, एक था ऑपरेशन नट क्रैकर। Who won the gold medal in the youth girls under 17 category at the 29th National Sport Climbing Championship 2025? 29वीं राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियां अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है अमेरा खोसला। तो 14 साल की है ये क्लाइंबर अमेरा खोसला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में बेंगलुरु में। और ये जो चैंपियनशिप है इसको इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन द्वारा जनरल तिमैया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड हेल्ड? भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। आपको जानना चाहिए पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इसकी फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हुई है, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने। तो 6 मेंबर की ये पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड होती है, और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करने के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड को। कब अस्तित्व में आई है? 9 मई 2025 को। तो इस बोर्ड में जो डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट्स सेटलमेंट सिस्टम्स है उसके फंक्शंस को रिव्यू किया गया, और फोकस रखा गया कि जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है उसको किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। पेमेंट्स विजन 2028 का जो ड्राफ्ट है वो भी प्रेजेंट किया गया, और मेंबर्स को गाइडेंस दी गई किस तरह से वो इंश्योर करें कि भारत में जो पेमेंट इकोसिस्टम है वो और अच्छी तरह से डेवलप हो। जो पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड है इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है। 2 एडिशनल आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं इसमें, और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, यानी कि टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। और इस पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड ने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को रिप्लेस किया है। The Reserve Bank of India will manage the banking operations and public debt of which union territory government from January 9। भारतीय रिजर्व बैंक 9 जनवरी से केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बैंकिंग संचालन और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के साथ, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 21A सब सेक्शन 1 के तहत साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो कि 9 जनवरी से लागू होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी जनरल बैंकिंग बिजनेस हैं उनको मैनेज करेगी। What is the amount of monetary penalty imposed by the RBI on सांख्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई? आरबीआई द्वारा मुंबई स्थित सांख्य
फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 40,000 रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40,000 रुपीज की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है संख्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई पर, क्योंकि जो आरबीआई की डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस ऑन परचेज सेल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 10,000 रुपये की भी साह फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई पर भी, क्योंकि उन्होंने आरबीआई के जो गाइडलाइंस है फेयर प्रैक्टिसेस कोड, उनके साथ नॉन कंप्लायंस किया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 2 लाख रुपए की जिला सहकारी बैंक लिमिटेड माऊ उत्तर प्रदेश पर भी, इन्होंने आरबीआई के जो नो योर कस्टमर केवाईसी डायरेक्शंस है उनका अनुपालन नहीं किया है। विश शिपयार्ड बिल्ड आईसीजीएस समुद्र प्रताप। आईसीजीएस समुद्र प्रताप का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, देखिए 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स बनाए जा रहे हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा गोवा में, उनमें से पहला है ये समुद्र प्रताप, तो इसको कमीशन कर दिया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको कमीशन किया गया। 60% ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है इसमें, यानी कि जो भारत का ही सामान उसमें लगा हुआ है इसे बनाने में, और ये इंडिया का फर्स्ट इंडियनली डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और लार्जेस्ट शिप है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लीट में अब तक की। इसका रिप्लेसमेंट 4,170 टन का है, लेंथ 114.5 मीटर की है, स्पीड इसकी 22 नॉट से अधिक की है, 7500 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा ये पावर्ड है और कोची में ये स्थित रहने वाला है। ठीक है, अंडर द ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट थ्रू कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 4। नेशनल बर्ड इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है जनवरी 5। तो नेशनल बर्ड डे ये हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल बर्ड डे की स्थापना 2002 में की गई थी एवियन वेलफेयर कॉलिशन द्वारा बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। भारत में पीकॉक को नेशनल बर्ड घोषित किया गया 1963 में। ये ग्रेस, ब्यूटी और इंडियन कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। Which Marathi film has entered the Oscars contention list ahead of the 98th Academy Awards? कौन सी मराठी फिल्म ऑस्कर की दावेदारी सूची में शामिल हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है दशावतार। तो देखिए 98th एकेडमी अवार्ड्स होने वाले हैं, तो उनसे पहले सुबोध कनोलकर की मराठी फिल्म दशावतार ये ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट में शामिल हो गई है। इसी के साथ ही फर्स्ट एवर मराठी फिल्म बन गई है जो इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हुई है ना, यानी कि ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई है। ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट मतलब जो इनिशियल एलिजिबिलिटी स्टेज होती है एकेडमी अवार्ड्स की, यहाँ पर जो फिल्म्स हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर पाती है तो वो अपनी एंट्री डाल देते हैं कि हम भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग कैटेगरीज में उनको परखा जाता है, ठीक है, फिर फाइनल लिस्ट बनती है, तो उसे बोलते हैं कंटेंशन लिस्ट। 98th एकेडमी अवार्ड्स ये 15 मार्च 2026 को आयोजित होंगे डॉल्बी थिएटर ओवेशन हॉलीवुड में। Supreme Court of India has entered into an MOU with the apex court of each country to facilitate the exchange of young legal professionals. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है भूटान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भूटान के सुप्रीम कोर्ट के साथ ताकि यंग लीगल प्रोफेशनल्स को एक्सचेंज किया जा सके। तो 2 लॉ क्लर्क्स भूटान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंगेज किए जाएंगे 3 मंथ के लिए, इनका खर्चा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही उठाएगी, तो काफी कुछ इन्हें सीखने के लिए मिलेगा। Who was sworn in as the interim president of Venezuela by the country's parliament? वेनेजुएला की संसद द्वारा अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डेल्सी रोड्रिगेज। तो वेनेजुएला की पार्लियामेंट ने डेल्सी रोड्रिगेज इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई है। क्यों दिलाई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले जो यूएस फोर्सेज हैं उन्होंने जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो उन्हें घर से उठा लिया और न्यूयॉर्क ले गए ट्रायल के लिए, है ना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी स्ट्राइक की वेनेजुएला कैपिटल काराकस में और मिस्टर मदुरो और उनकी वाइफ को ले गए न्यूयॉर्क उठाकर। अच्छा, वेनेजुएला आपको बता दें यहाँ से मेरे ख्याल से 5 मिस वर्ल्ड और 6 मिस यूनिवर्स, ठीक है, इस देश से आई हैं
मतलब अगर हम ब्यूटी की बात करें तो प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो अब तक जितने भी ये कॉन्टेस्ट हुए हैं तो लगभग 5, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर 5 मैंने भी ऐसा पढ़ा था कि 5 मिस वर्ल्ड वेनेजुएला से हैं अब तक और 6 मिस यूनिवर्स। हालांकि ये काफ़ी करप्ट व्यक्ति हैं निकोलस मदुरो, और किसी भी चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। पहली बात ये काफ़ी करप्ट हैं, इलेक्शन में भी काफ़ी रिग्ड इलेक्शन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, इनकी जीत होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से करप्ट है। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि किसी देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले जाना क्या उचित है या नहीं है, ठीक है, तो दोनों तरफ से सही और गलत दोनों दोनों पक्ष हैं इसके। सुरेश कलमाडी हु पास्ट रिसेंटली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में दिवंगत हुए सुरेश कलमाडी किस संगठन के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश कलमाडी, इनका निधन हो गया पुणे में, 81 साल के थे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज भी रह चुके कांग्रेस की सरकार के दौरान, और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। Which organization began implementing the world's first carbon tax under the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on January 1st, 2026? किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करना शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। इससे काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में काफ़ी रोष है, ठीक है, और ये जो CBAM है या फिर कार्बन टैक्स है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन यूनियन द्वारा 2021 में, मतलब इसकी घोषणा की गई थी। तो जितने भी कार्बन रिलेटेड चार्ज हैं, ठीक है, यानी कि जो कार्बन जो उत्सर्जन करते हैं, जितने भी इंपोर्ट प्रोडक्ट ये करते हैं यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट आयात करते हैं, उन पर लेगा ये टैक्स, ठीक है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल रिफाइनरी, पेपर, ग्लास, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सब पे। तो भारत तो एक्सपोर्ट ही करता है एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील यूरोपियन यूनियन को, तो टैक्स अधिक लेगा। Where was the 2000-year-old Buddhist complex recently discovered in Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर में हाल ही में खोजा गया 2000 साल पुराना बौद्ध परिसर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में आर्कोलॉजिस्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में 2000 साल पुराना बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया है, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के जेहानपुरा विलेज में है ये। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि बुद्धिस्ट 4 साइट्स पर ही है, जैसे लुम्बिनी बर्थ, बोधगया एनलाइटमेंट, सारनाथ फर्स्ट सरमन, कुशीनगर महापरिनिर्वाणा, ठीक है, बौद्ध से संबंधित ये सभी क्रियाएं, ठीक है, तो हम यही जानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म कश्मीर में भी काफ़ी फ्लोरिश हुआ मौर्यन पीरियड के दौरान, खास करके एम्पर अशोका के दौरान, ठीक है, उन्होंने श्रीनगर सिटी की स्थापना की, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, और जो बुद्धिस्ट फिलोसफिकल ट्रेडिशन है अपने जेनिथ पर पहुंचा नागार्जुन के दौरान, जो कि फाउंडर थे मध्यम आयु का मिडिल वे फिलोसफी के। इन विच सिटी इज द माघ मेला हेल्ड एवरी ईयर? माघ मेला प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो 44 दिन तक चलने वाला माघ मेला ये 3 जनवरी को शुरू हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और 15 फरवरी तक ये चलेगा। माघ मेला आपको बता दें वन ऑफ द बिग रिलीजियस इवेंट्स है महाकुंभ के बाद, और एनुअली होता है प्रयागराज में। संगम पर लोग डुबकी लगाते हैं माघ महीने में, ठीक है, जबकि महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है। द एग्जीबिशन द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन जो कि एग्जीबिशन है इसको इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में, और इस दौरान जो पिपरवा जेम्स है जो कि एक पवित्र बुद्धिस्ट रिलिक्स हैं, ये प्रेजेंट किए गए पीएम मोदी द्वारा। और इन एंटीक्विट्स में जो एंटीक्विटीज़ हैं इनमें 349 जेमस्टोन्स हैं, जिन्हें 1898 में अनअर्थ किया गया था विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा, जो कि एक इंग्लिश स्टेट मैनेजर रहे हैं। कहाँ पर किया गया था? बुद्धिस्ट स्तूपा पिपरवा, जो कि एक विलेज है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल बॉर्डर के पास। काफ़ी पवित्र माने जाते हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज में पिपरवा रिलिक्स।
साक्षात द्वारा इसको डिपॉजिट किया गया। Above which doses has the manufacture, sale and distribution of Nimusulide been banned by the government of India? भारत सरकार द्वारा निमुसुलाइड कि किस मात्रा से अधिक के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100 mg। तो गवर्नमेंट ने निमुसुलाइड जो कि एक कॉमन पेन एंड फीवर मेडिकेशन है, इसके मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है ओरल फॉर्मेट में। ठीक है, इमीडिएट बैन लगाया गया है। और कौन सा फॉर्मुलेशन? 100 mg से अधिक के डोजेस पर। साथ ही मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें कफ सिरप्स को जो लिस्ट ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन है वहां से रिमूव कर दिया गया है और शेड्यूल्ड के से इनको हटा दिया गया है। यानी कि शेड्यूल्ड के में जो होती है ना वो पे आप वो ड्रग्स आप बिना प्रिस्क्रिप्शन पे भी ले सकते हैं, ऐसे मेडिकल पे जाकर कि भाई इसकी दवाई दे दो। ठीक है, जो शेड्यूल्ड के में होती हैं तो हम यहाँ से हटाते गए, यानी कि अब आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए प्रॉपर कफ सिरप लेने के लिए। विच कंट्री होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स? किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चा तेल भंडार है? राइट आंसर ऑप्शन बी है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स है 3,13,221 मिलियन बैरल्स का। ठीक है, यानी कि ग्लोबल जो ग्लोबल टोटल है उसका 1/5। मिडिल ईस्ट में भी ऑयल रिजर्व्स काफ़ी हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, ईरान तीसरे नंबर पर है। अब अगर हम नॉन ओपेक कंट्रीज की बात करें तो कनाडा 4th लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास। भारत की बात करें तो हम ऑयल रिजर्व के मामले में 22वें नंबर पर है, हमारे पास केवल 4,981 मिलियन बैरल्स के क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। Which two countries have begun joint water measurement on the Ganga and Padma rivers? किन दो देशों ने गंगा और पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंट वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है गंगा एंड पद्मा रिवर्स पर। गंगेश वाटर शेयरिंग ट्रीटी अपने फाइनल ईयर में पहुंच चुकी है, दिसंबर 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगी। 12 दिसंबर 1996 को साइन की गई थी गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फरक्का बैराज का जो वाटर है उसको शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल में। भारत ने फरक्का बैराज को कंप्लीट किया था 1975 में, ताकि जो वाटर है उसको हुगली रिवर में डाइवर्ट किया जा सके। द बुक खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से इज एन उर्दू कंपाइलेशन ऑफ हुज स्पीशीज। खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक किसके भाषणों का उर्दू संकलन है? राइट आंसर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने खुतबत ए मोदी लाल किला की फसील से इसे रिलीज किया है न्यू दिल्ली में। और इंडिपेंडेंस डे के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जितनी भी स्पीचेस तक दी गई हैं 2024-2025 के बीच में, उनका उर्दू संस्करण है ये। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज न्यू दिल्ली द्वारा इस बुक को लाया गया है। और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया गया है, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में दोनों फायदेमंद रहेगा। और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है कंप्लीट, एसएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।